नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में आप सभी मित्रों दोस्तों का स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि हमने विगत कक्षा में आयोग को पढ़ा था और उसके बाद हमने बताया था कि आपका राधा कृष्णन आयोग आया, मुदालियर आयोग आया, उसके बाद प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी आयोग जो आपके में 3-4 नंबर का आता है पूछा जाता है वो पढ़ाया। इसके बाद प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो आई, 1968 में जो आई श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, वो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी देश में आई, 1968 में आई जो उसकी 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें सारे पॉइंट प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी 1964 से 66 के मध्य जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन भेजा था, जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे, उनके कुछ ना कुछ असर पूरे 1968 की शिक्षा नीति में दिखे। लेकिन उस शिक्षा नीति के पास उस शिक्षा नीति जो बनी और उसमें बातें कही गई उस पर कोई भी 18 वर्षों तक कार्य नहीं हुआ। उसके बाद अगली शिक्षा नीति हमारी 18 वर्षों के बाद सन 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई वो किस पर विचार विमर्श करने के बाद आई, उसका उद्देश्य था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आने का उद्देश्य था कि पूर्व में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर विचार विमर्श करना, उसकी कमियों को दूर करना और कुछ नए पॉइंटों को जोड़ना। अब हमारे सामने एक आता है तो शिक्षा नीति क्या होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती, ऐसी नीति जिसके आधार पर हम पूरे राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करें, जितनी भी राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियां हैं उनका संचालन और निर्माण करने के लिए जो नीति गठित की जाती है, मतलब वह नीति जिसके आधार पर हम राष्ट्रीय शिक्षा गतिविधियों का संचालन निर्धारण करें उसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। इसके बाद ये बनाई क्यों गई क्वेश्चन बनता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा विकास कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र में शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। मित्रों, आगे एक प्रश्न बनता है कि इस नीति में किन किन नीतियों का निचोड़ था, तो उसको सुनते हैं। इस नीतियों में 1948 में आया राष्ट्रीय हमारा डॉक्टर राधा कृष्णन समिति, 1952-53 में आया हमारा लक्ष्मण सिंह मुदालियर जो हमारे लक्ष्मण सिंह मुदालियर आयोग था उसके, और 1964 से 66 में आया प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी आयोग। उसके बाद 1968 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरे का समग्र अवलोकन हमारा 1986 में उन्होंने उठा के रख दिया। और यह ऐसी नीति थी क्योंकि हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो हमारे 36 से 51 तक कहे गए हैं उनमें प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी, अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी कि पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो पहला 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समग्र अवलोकन, दोबारा से पुनर्विचार, उसमें हुई कमियों को दूर करना था पहला। दूसरा, देश में उस समय जनसंख्या बढ़ रही थी, सभी जनसंख्या को शिक्षित करना था, दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या था कि जनसंख्या को नियंत्रण करना था, और नियंत्रण करने के लिए उस हमारे देश में प्राचीन काल से ही मनोरंजन का साधन कुछ है ग्रामीण अवधारणाएं रही हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना मतलब बच्चों, ताकि बच्चे लोग 1 या 2 ही करें अपने, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जरूरी था कि लोग कैसे हों, शिक्षित हो। तो दूसरा क्या कहा, जनसंख्या बढ़ रही थी उनको साक्षर करने के लिए, दूसरा क्या था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी साक्षरता को देना। इसके बाद 1968 की शिक्षा नीति की समीक्षा करना, जो 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं है, हमने बता दी क्यों आई थी, क्योंकि उसमें पूरा प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी का दिखता है, ठीक है। इसके बाद 1968 की शिक्षा का पूर्ण करना, क्रियान्वयन, जो 1968 की शिक्षा नीति में कार्य थे उन कार्यों को, क्योंकि वो कार्य तो बनाए गए लेकिन उन पर कोई विशेष प्रारूप तैयार नहीं किया गया, कोई एक योजना नहीं थी, वित्तीय समस्याएं थी, लेकिन उसमें जो कमियां रही उन कमियों को दूर करना ही इस नीति का क्या था, उद्देश्य था। अब आते हैं इस नीति पर मित्रों, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अप्रैल 1986 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री का एक सम्मेलन हुआ जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक प्रस्तुति नामक दस्तावेज का नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक प्रस्तुति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक प्रस्तुति यह दस्तावेज का नाम था। इस पर विचार विमर्श किया गया। कब किया गया? अप्रैल 1986 में। इसको विचार विमर्श करने के बाद 8 मई 1986 को इस नीति को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसके 5 दिन बाद 13 मई 1986 को ही राज्यसभा में इस नीति को पास करवा लिया गया और इस नीति की अनाउंसमेंट जून 1986 में कर दी गई और इस नीति से जनता को अवगत कराना अगले ही महीने में क्या हो गया? कार्य संपन्न हो गया। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। मित्रों, इस तरह से इस शिक्षा नीति आई। अब इस शिक्षा नीति की हमको विशेषताएं पढ़नी है। इस शिक्षा नीति की क्या पढ़नी है मित्रों? विशेषताएं हमें पढ़नी है। तो इसकी विशेषताएं क्या थी देखते हैं। 1986 की शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या थी? शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया। अभी तक इतने आयोग आए, कुछ हमारे स्वतंत्रता के बाद पहले आए, उसके बाद आए, स्वतंत्रता के बाद जितने भी आयोग आए हमने आपको गिना दिए। उन आयोग में सबसे ज़्यादा शिक्षा को इस बार महत्व दिया गया। इन्होंने कहा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को सुदृढ़ीकरण करना और उन्हें देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का निश्चय दोहराया गया। मतलब इनके कहने का मतलब था ऐसी शिक्षा दी जाए जो इसके सवर्ण पक्ष सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके और उसको ढालने का भी निर्णय लिया गया। दूसरा पॉइंट था एकल राष्ट्रीय शिक्षा। एकल राष्ट्रीय शिक्षा मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यही इस नीति की मौलिक विशेषता थी। इन्होंने नवीन शिक्षा नीति 10+2+3 करके एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की जिससे देश के प्रत्येक भाग में मतलब इन्होंने कहा पहले 10 तक फिर 2 फिर 3 इस प्रकार से क्लासेस का वर्णन होना चाहिए और इसको कर लिया गया। यही सिफारिश हमारी कोठारी आयोग ने भी की थी और इस सिफारिश को 1968 की शिक्षा नीति में नहीं माना गया, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में कोठारी आयोग की बात मान ली गई और हम कह सकते हैं एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना जो नवीन शिक्षा नीति की थी वह मौलिक विशेषता थी। प्रश्न बन गया नवीन मौलिक विशेषता क्या थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की? तो एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना ही इनकी मौलिक विशेषता थी। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना ही 1986 की शिक्षा नीति की मौलिक विशेषता थी मित्रों। अगला था राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना। अगला क्या था? राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना। आज कुछ जाने पास में लिखा। हाँ, इससे पाठ्यक्रम में एक रूपता आएगी। इन्होंने कहा एक ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो राष्ट्रव्यापी हो, पूरे राष्ट्र में हो। जब पूरे राष्ट्र में एक ही पाठ्यक्रम चलाया जाएगा जैसे एनसीईआरटी बुक्स चलते हैं तो इससे पाठ्यक्रम में एक रूपता आएगी। वहीं जब पाठ्यक्रम एक साथ पढ़ाया जाएगा तो राष्ट्रीय एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का संवर्धन होगा। अगला मित्रों कहते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता। इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता पर भी बात की गई थी। उसमें क्या बात की गई? इन्होंने कहा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों के समान रूप से शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध की जाए। इन्होंने जो बात की है शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो एससी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, सबको शिक्षा के समान अवसर दिए जाए। इसलिए आपने देखा होगा विद्यालयों में एक ही ड्रेस चलती है तो महिलाओं अनुसूचित जाति ताकि वहाँ भी कोई भेदभाव ना हो सके, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे विकलांग हो, चाहे पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों से समान रूप से, चाहे पर्वतीय इलाके या पहाड़ी इलाके या पिछड़े बीहड़ इलाके, उन लोग वहां से भी आने वाले लोगों को शिक्षा की समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का प्रमुख दायित्व बन गया। अगला था केंद्र सरकार की भागीदारी। नाम लिया और हाजिर। इन्होंने कहा सन 1976 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। इन्होंने क्या किया? 1976 में जो संविधान संशोधन किया इन्होंने और उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया और समवर्ती सूची में डालते ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले राज्य सरकार का विषय हुआ करता था लेकिन उन्होंने राज्य सरकार केंद्र सरकार समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। अब इस पर जैसे हमने देखा भी था उस दिन कि 65-35 का रेशियो था तो केंद्र सरकार की क्या होगी मित्रों? जिम्मेदारी बढ़ गई। अगला
व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है मित्रों कि हमें बच्चों को 8वीं के बाद ऐसे विषय पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे वो व्यवसाय की ओर मुड़ सकें। तो इन्होंने कहा इसका उद्देश्य, व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य था स्वरोजगार की प्रवृत्ति के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना। स्वरोजगार की प्रवृत्ति के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना ही व्यावसायिक शिक्षा का कार्य था। दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन देना, इसका मतलब था कि जो भी संस्थान हैं, शैक्षिक कार्यक्रम हैं, उनमें लगे जो भी शिक्षकगण हैं, कर्मचारी हैं, उनके कार्य के आधार पर वह कैसा कार्य करते हैं बस उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए तथा उनकी जवाबदेही दी जानी चाहिए। जैसे कि हेडमास्टर होता है तो उसकी भी एक अपनी जवाबदेही हो, जैसे कोई शिक्षक होता है किसी राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलता है, ये पुरस्कार सब इस शिक्षा नीति में दक्षता एवं प्रभावकारिता के पॉइंट के अंतर्गत बता दिए गए थे कि जो शिक्षक अच्छा करेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। ये हो गया हमारा दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन देना। इसके बाद मित्रों उच्च शिक्षा में सुधार हुआ, महाविद्यालयों की स्वायत्तता, मतलब इन्होंने कहा कि आप उच्च शिक्षा को भी सुधारिए, महाविद्यालय की स्वायत्तता का मतलब उन्होंने स्वतंत्र कर दीजिए, वो स्वयं से निर्णय स्वयं के पेपर कराने चाहिए जैसा कि हमारा होता भी है। अब शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन, ये पॉइंट हमारा महा इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक प्रगति का अभी तक मित्रों हमने पढ़ा कि शिक्षा नीति को 10+2+3 के भागों में बांटा गया, स्वरोजगार की बात की गई, विद्यालयों की स्वायत्त की बात की गई। अब हमारी बात आती है शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन। प्रत्येक 5 वर्ष में NEP के मुख्य संकल्प लिए जाएं, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शिक्षा नीति पर विचार किया जाए। इसलिए 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए 1992 में शिक्षा नीति आई। 1986 के बाद 5 साल 1991 में एक शिक्षा नीति आई। ये हम आपको कल के वीडियो में जरूर देंगे आपको, ठीक है। 10+2 पहला पॉइंट, 10+2 प्रणाली को प्रथम 10 वर्षों को, इन्होंने कहा प्रथम 10 वर्षों के लिए जो 10+2+3 की प्रणाली थी मित्रों, इसको इन्होंने कहा 5+3+2 कर दो। मतलब पहले की कक्षा 5 तक, फिर 8 तक, फिर 10 तक, फिर 2+3 लगाना। ये शुरुआत के 5 वर्षों में इसको राष्ट्रीय संरचना बनाओ। इन्होंने कहा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। कल के जैसे उसमें बताया था कि NCERT की पुस्तकों को मानक पुस्तक माना जाए। कोठारी आयोग की यहाँ इन्होंने बात मान ली। केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ गया क्योंकि समवर्ती सूची का विषय बनने के बाद यह समवर्ती सूची का विषय बन गया, इसलिए केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व मित्रों क्या हो गया, बढ़ गया। शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा की गुणवत्ता में तुल्यता, मतलब शैक्षिक अवसर समान मिलने चाहिए तथा इनकी गुणवत्ता में तुलना भी होनी चाहिए। अगला इन्होंने कहा कंप्यूटर ज्ञान पर विशेष जोर देना चाहिए। जो हमारा मूल्यांकन था, शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन था, तो उन्होंने कहा कंप्यूटर ज्ञान पर हमें कैसा जोर देना चाहिए, विशेष जोर देना चाहिए। अगला है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने कहा प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना भी करवाओ भाई। ग्रामीण विश्वविद्यालय भी होने चाहिए, भारतीय शिक्षा सेवा भी होनी चाहिए और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो आंगनबाड़ी वाली शिक्षा होती है, जो 1 से 5 तक की शिक्षा होती है, उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए मित्रों। इतनी चीजें हमारी शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन में पूछी गई हैं। काय में शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन में। अब मित्रों ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपसे यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछ लिया जाएगा, आप विभिन्न पॉइंट के बारे में बता दोगे, लेकिन एक प्रश्न बन जाता है हमारा, एक प्रश्न बन जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मित्रों, उसमें बन जाता है कि इस शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए क्या बात थी। इसमें बन जाता है कि महिलाओं के लिए स्थिति सुधारने के लिए क्या बात थी। तो इन्होंने पहला पॉइंट कहा कि आधारभूत परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाए और स्त्री निरक्षरता, स्त्रियों की जो निरक्षरता है तथा उनको प्राथमिक शिक्षा महिलाओं को पहुंचाने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं के प्रति हमें सुदृढ़ खड़ा होकर उनकी बाधाओं को प्रथम प्राथमिकता देते हुए खत्म करना होगा, ताकि हमारी महिला निरक्षरता, स्त्री निरक्षरता कम हो और प्राथमिक शिक्षा महिलाओं को मिले, ताकि महिलाएं भी हमारी कैसी बन सकें, साक्षर बन सकें। कैसी बन सकें, साक्षर बन सकें। मित्रों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ठोक दो लाइक फिर जल्दी, और लाइक के साथ सभी अपने मित्रों को शेयर कर दें। आप लोगों का पिछले 2-3 दिन से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मित्रों, और जोरदार शेयर लगाइए आप मेरे लिए, अपने सारे सोशल अकाउंट्स पर शेयर करिए अगर आपको अपने भाई की मेहनत समझ में आ रही। इसके बाद 2 क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपके बाधाओं को दूर करना था। अब यहाँ से मित्रों एक क्वेश्चन बनता है कि आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की शिक्षा पर क्या जोर दिया गया। तो उन्होंने बता दिया महिला निरक्षरता और महिलाओं की प्राथमिकता को पहले जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक मित्रों पूछा जाता है कि केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती।
केंद्रीय दस्ताकारी के बिना, मतलब केंद्र के बिना पूरी संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस पर टिप्पणी करते हुए बुनियादी शिक्षा को समझाइए। क्या? बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो मित्रों, बुनियादी शिक्षा, बात आ गई कहाँ? बुनियादी शिक्षा। और जो हमारी बुनियादी शिक्षा थी, यह वर्धा सम्मेलन का मित्रों, वर्धा सम्मेलन 1937 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी शिक्षाविदों के सामने बुनियादी शिक्षा का एक प्रोजेक्ट रखा, जिसे बेसिक क्राफ्ट नाम दिया गया। एक बेसिक क्राफ्ट रखा। इस क्राफ्ट में कहा गया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जो सिर्फ उसके मानसिकता को ना बढ़ाए, उसका सर्वांगीण विकास करे और सर्वांगीण विकास के साथ उसे इस योग्य बनाए कि उस मानसिकता का प्रयोग अपने रोजगार कमाने के लिए कर सके। इसलिए जो बुनियादी शिक्षा का ध्येय वाक्य था वह था कि हस्तकौशल क्या था? हस्तकौशल की शिक्षा किसने दी? बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की, हस्तकौशल शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की, और इस शिक्षा का मुख्य बिंदु हस्तकौशल ही था। क्या था? हस्तकौशल ही था, और शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को माना गया। ये बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की हो गई। मित्रों, इतना हमने पढ़ा। इसके साथ साथ आप कुछ आयोग लिख लीजिए, जो आयोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। शायद आपको हम हर बार बोल देते हैं, नहीं लिखवा पाते हैं। 1948 और 49 में विश्वविद्यालय आयोग आया। विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधा कृष्णन समिति का नाम दिया गया। 1952-53 में मुदालियर आयोग आया, जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर था। 1964-66 में कोठारी आयोग आया। इसके बाद 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। और जिसको इसके शेष पार्ट देखने हो, पहले वाला पार्ट देखना हो मित्रों, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, या मेरी चैनल पर जाए, आप वहाँ सारे वीडियो देख सकते हैं क्रमबद्ध, और सारे वीडियो आप देखिए, अपना फेयर रजिस्टर बनाइए। मित्रों, इसका सिलेबस खत्म होते ही हम पहला पेपर उठा लेंगे, और पहला पेपर उठाने के साथ साथ डेली 2 वीडियो आपको मिलेंगी। एक इनके क्वेश्चंस की मिलेगी, आपको शॉर्ट आंसर कैसे सॉल्व करने हैं, हम आपको डेली 10-20 क्वेश्चन कराएंगे। आपकी धुआंधार तैयारी हो जाएगी। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें, अपने भाई के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।